आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश भर में 24 घंटों में आए करीब 1 लाख नए केस। 16वें दिन भी 1000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। अब तक 52 लाख लोग भारत में हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 52 लाख पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 96,424 नए कोरोना केस भारत में दर्ज किए गए। इससे पहले 16 सितंबर को भारत में रिकॉर्ड 57,894 संक्रमण के मामले सामने आए थे। वही 24 घंटों में 1174 लोगों की जान भी चली गई है। ये लगातार 16वां दिन है जब देश में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में रिकॉर्ड 87,472 मरीज भारत में ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,14,000 हो गई है। इनमें से 84,372 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में 10,17,000 हो गई है। वही 41,12,000 लोग कोरोना से ठीक भी होकर घर जा चुके हैं। वही संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में करीबन 4 गुना ज़्यादा है। वही ICMR के मुताबिक 16 सितंबर तक देश में कोरोना वायरस के कुल 6 करोड़ 15 लाख टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 10 लाख सैंपलिंग की टेस्ट कल की गई थी। वही पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामलों में 18 साल से 44 साल के बीच की उम्र के लोगों के हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 51% मौतें 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की हुई है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर एक्टिव केसों की रेट में भारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.62% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी गिर कर यहाँ पर 20% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट ठीक होने की दर भारत में यहाँ पर 79% हो गई है। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वही देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव केस है। वही एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर आता है। जम्मू कश्मीर और असम में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर फिर से खोले जा सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में स्कूल सोमवार 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर अनलॉक 4 दिशा निर्देशों के अनुसार फिर से खुलेंगे। वहीं दूसरी ओर गोवा में भी फिर से खुलने वाले स्कूलों पर निर्णय परामर्श के बाद 2 अक्टूबर को लिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में स्कूल कर्मचारियों और छात्रों का 50% उपस्थिति के साथ ये स्कूल यहाँ पर खुलेंगे। छात्रों की उपस्थिति उनके माता पिता से लिखित सहमति के साथ होगी। वे अधिकारी के अनुसार सभी SOP का पालन तब किया जाएगा जब स्कूल इतने लंबे के अंतराल के बाद फिर से खुलेंगे। वही अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि कक्षा 8वीं तक हर दिन केवल 50% स्टाफ रिपोर्ट करेगा, जबकि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में 50% उपस्थिति के साथ स्वैच्छिक आधार पर आ सकते हैं। वही यह भी तय करना है अभिभावकों को कि अपने बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दे या नहीं। ऑनलाइन कक्षा और डिजिटल शिक्षा के अन्य पहलों पर भी काम जारी रहेगा। वही गोवा के स्कूल में 10वीं और 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से शुरू करने की कक्षाओं के साथ इसे खोला जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्राचार्यों और प्रतिनिधियों और अभिभावकों के साथ चर्चा के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार माता पिता की इच्छा के खिलाफ स्कूलों को फिर से खोलना नहीं चाहती है। वही महामारी के कारण इस साल मार्च से देश भर में स्कूलें बंद कर दी गई है। कई राज्य स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हरियाणा, गुजरात, दिल्ली शामिल है, जबकि कई राज्य अभी भी स्कूलों को फिर से खोलने के लिए आश्वासित नहीं है। असम सरकार ने 21 सितंबर से अनलॉक 4.0 दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल राज्य के स्वैच्छिक आधार पर फिर से खुलेंगे। राज्य सरकार ने असम में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिशा निर्देशों और SOP को यहाँ पर जारी किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 3 माह के अंदर भरे जाएंगे सभी रिक्त पद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों को सभी रिक्त पदों में 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की और 6 माह में नियुक्ति पत्र बांटने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि लोक भवन में अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से रिक्त पदों का वितरण मांगा है। वहीं सभी भर्ती आयोग और बोर्ड की बैठक कराने का यहाँ पर निर्णय लिया। उन्होंने कहा है कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शिता
तरीके से पारदर्शी तरीका से अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और 6 महीनों में नियुक्ति पत्र बांटे जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पारदर्शी और निष्पक्ष भर्तियां हुई है, उसी प्रकार अब पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से अन्य विभागों में भी तेजी से भर्तियां की जाए। वहीं प्रवक्ता ने बताया कि अब तक हुई बड़ी सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो चुकी है। इसके अलावा 25,000 अध्यापकों की भर्ती यूपी में हो चुकी है। वहीं 1 लाख से अधिक अन्य विभागों की भर्तियां यूपी में हो चुकी है। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया था। स्कूलों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है बड़ा ऐलान। कोरोना संकट के बीच देश भर में स्कूलों को एक बार फिर 21 सितंबर से कुछ राज्यों में खोला जा रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलें दिल्ली में नहीं खोलने का फैसला लिया है। इसी के साथ स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। केजरीवाल सरकार ने इसके पीछे राजधानी दिल्ली में एक और बढ़ रहे कोरोना वायरस खतरे को बताया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने इसी माह की शुरुआत में एक सर्कुलर जारी कर राजधानी के सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए थे। वहीं यहाँ पर दिल्ली की आप सरकार ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि कई राज्य 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए यहाँ पर स्कूल खोलने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से 29 अगस्त को अनलॉक 4 के लिए जारी की गई दिशा निर्देश के मुताबिक सभी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा निदेशालय और स्थानीय निकाय से मान्यता प्राप्त है, वो अपने नियमों के तहत यहाँ पर स्कूलें खोल सकते हैं। वहीं इसके साथ ही दिल्ली की स्कूलों को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी निजी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने सभी निजी और गैर सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए गैजेट और इंटरनेट कनेक्शन देने का आदेश यहाँ पर दिया है। इसके पीछे कोर्ट का तर्क है कि कोई भी छात्र सिर्फ बुनियादी सुविधा की कमी के कारण शिक्षा से वंचित ना रह जाए। यही वजह है कि ये जिम्मेदारी स्कूलों को ये उठानी होगी। आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति राजीव नुरुल्ला ने की। उन्होंने कहा है कि गैजेट और इंटरनेट कनेक्शन पैक को ट्यूशन फीस का हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। यह निजी स्कूल और केंद्रीय स्कूलों और सरकारी विद्यालयों की और EWS छात्रों को निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। एयरलाइन की तर्ज पर अब प्राइवेट ट्रेनें भी तय करेगी अपना किराया, सरकार देगी छूट। आने वाले दिनों में जहां देश में प्राइवेट ट्रेनें शुरू होने जा रही है, वहीं इन ट्रेनों में इससे यात्रा करना महंगा साबित होने वाला है। असल में एयरलाइन कंपनियों की तर्ज पर प्राइवेट ट्रेनें भी अपना किराया खुद तय कर सकेगी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्राइवेट ट्रेनें शुरू होने के बाद सरकार उन ट्रेनों को ऑपरेट करने वाली कंपनियों को इस तरह की छूट देने जा रही है। भारतीय रेलवे के चेयरमैन VK यादव ने बताया कि निजी कंपनियों को प्राइवेट ट्रेनों के लिए अपनी तरह से किराया तय करने की छूट होगी। हालांकि इन रूटों पर अगर SC बसें और प्लेन की भी सुविधा हो तो किराया तय करने के पहले कंपनियों को इस बात का ध्यान रखना होगा। वहीं भारत में रेलवे का किराया राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारत में हर दिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर यात्री ट्रेन यात्रा करते हैं। भारत में वही देश में गरीबों का बड़ा हिस्सा परिवहन के लिए ये रेलवे का व्यापक नेटवर्क पर निर्भर करता है। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक दशकों से चली आ रही लापरवाही और इंटरफेसिस ब्यूरोक्रेसी की वजह से मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को स्टेशन के आधुनिकीकरण से लेकर ट्रेनों के पंचरण ट्रेनों तक सभी भाग लेने के लिए यहाँ पर सभी को आमंत्रित किया है। राजस्थान सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब 8वीं कक्षा में फेल किए जाएंगे छात्र। राजस्थान सरकार की ओर से 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इस फैसले के तहत अब 8वीं कक्षा के बच्चों को परीक्षा में खराब प्रदर्शन पर फेल किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले शिक्षा अधिकारी अधिनियम के तहत 8वीं तक कक्षा तक के किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं करने का यहाँ पर प्रावधान था, लेकिन अब सरकार ने इसे चेंज कर दिया है। राज्य सरकार ने एक्ट में संशोधन कर 8वीं में सप्लीमेंट्री परीक्षा या इसमें असफल रहे विद्यार्थियों को फेल करने का प्रावधान लागू कर दिया है। अगर 8वीं का विद्यार्थी सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी फेल हो जाता है तो उसी कक्षा में बैठना होगा, वह अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। वहीं 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उन्हें सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी होगी। अगर मेन परीक्षा में वे फेल हो जाता है तो उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठना होगा। सप्लीमेंट्री परीक्षा में सफल रहने पर भी वे 5वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 5वीं और 8वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं
मेन परीक्षा के 60 दिन के भीतर आयोजित की जाएगी। किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल से नहीं निकला जाएगा। केंद्र सरकार ने मांग बढ़ाने के लिए वाहन कंपनियों को कीमत में कटौती करने का दिया है सुझाव। केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल्स कंपनियों से कहा है कि वाहन टैक्स में कटौती की मांग करने की बजाय कंपनियों को प्रयास करना चाहिए कि वे मांग बढ़ाने के लिए वाहन की कीमतों में कटौती करें। आपको बता दें कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद वाहन कंपनियों ने सरकार से जीएसटी दर में कटौती की मांग की थी। कंपनियों के सवाल पर सरकार ने कहा कि ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को संभालने के लिए सरकार ने पहले ही कई तरह की योजनाएं शुरू कर दी है। वहीं सरकार का कहना है कि नीतियों का पहले ही निर्माण किया गया है, जिसके तहत कंपनियों को देश में सुरक्षित बाजार प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने आयात पर भी यहाँ पर नियंत्रण किया है ताकि घरेलू निर्माताओं के विकास का पूरा मौका मिल सके। सरकार ने निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए भी कई नीतियां यहाँ पर लागू की है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वाहन और कंपनियों को टैक्स रेट में कटौती की मांग सही नहीं है। कोरोना महामारी अथवा लॉकडाउन ने बाजार को खासा प्रभावित किया है। लोग महंगी गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मांग दोबारा पटरी पर लौटेगी। वही सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने इसी टैक्स इकोसिस्टम में कई कंपनियों को काफ़ी तरक्की की है। एलएमजी मोटर्स और जीप जैसी कंपनियां भारत में करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है। सरकार ने निर्माताओं को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर काफ़ी छूट दी है। एक उच्च स्तरीय अधिकारी ने बताया कि कंपनियों को ग्राहक की मांग के अनुसार उत्पादन करना चाहिए। इस चीज़ को जिन कंपनियों ने समझा है वे काफ़ी मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने के पहले यहाँ पर वाहनों पर अधिक टैक्स लगाया जाता था। वही उन्होंने कहा कि जापान, अमेरिका जैसे कई देशों में 3 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, जिनमें प्रोडक्ट टैक्स के अलावा वार्षिक टैक्स और इंजन के साइज़ के मुताबिक वेट टैक्स भी लगाया जाता है। इन टैक्सों पे लगने के बाद वाहनों की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन भारत में जीएसटी में ऐसा नहीं है।